जय हिंद दोस्तों। ये क्लास यूपीएसआई के लिए हिंदी की है। इस क्लास में हम ब्राह्म चिन्हों को पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में सभी ब्राह्म चिन्हों की हम चर्चा कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्राह्म चिन्ह। तो ब्राह्म चिन्ह का अर्थ क्या है? ब्राह्म चिन्ह का अर्थ है विश्राम या ठहराव या फिर रुकना। ये ब्राह्म चिन्ह का अर्थ है। तो दोस्तों, जब भी हम किसी वाक्य को लिखते हैं या बोलते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा हमें रुकना पड़ता है। ये रुकना क्यों पड़ता है? सांस लेने के लिए, क्योंकि सांस भी तो लेंगे हम, लगातार तो बोल नहीं सकते। सांस लेंगे बीच में, इसलिए हमें रुकना पड़ता है, जिससे जो भाषा है वो स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस विश्राम या ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। चलिए, अगर हम ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग ठीक तरीके से न करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यहाँ हम समझ सकते हैं, 3 वाक्य हमने लिए हैं। एक है रोको मत जाने दो, दूसरा है रोको अल्प विराम मत जाने दो, तीसरा है रोको मत यहाँ अल्प विराम जाने दो। तो इसका तो कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा स्पष्ट रूप से। जबकि रोको मत जाने दो, इसमें ये कह रहा है रोक लो, जाने मत दो, यानी कि जाने के लिए मना कर रहा है। इसमें रोको मत जाने दो, रोको मत, इसमें कह रहा है जाने दो, रोकना नहीं है। तो एक ब्राह्म चिन्ह के इस ब्राह्म चिन्ह के प्रयोग से ही इन दोनों का अर्थ बदल गया है, विपरीत अर्थ हो गया है। जबकि आपके जो शब्द हैं सब तो वही हैं, इसमें भी वही हैं, इसमें भी। एक अल्प विराम के कारण इन तीनों का अर्थ ही बदल गया है। चलो, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो ब्राह्म चिन्ह हैं उनकी संख्या 20 है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितनी है? 20 है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि आधी शताब्दी तक हिंदी तथा अन्य भारतीय जो भाषाएं हैं, हिंदी है या फिर अन्य भारतीय भाषाएं हैं, उनमें ब्राह्म चिन्हों के रूप में केवल 1 पाई और 2 पाई का प्रयोग होता था। लेकिन कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद अंग्रेजों के संपर्क में आने के कारण 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजी से ही बहुत से ब्राह्म चिन्ह हिंदी में आ गए। बहुत से ब्राह्म चिन्ह अंग्रेजी से हिंदी में आ गए, लेकिन ये जो फुल स्टॉप है इंग्लिश में, ये हिंदी में नहीं आया। हिंदी में ये पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है, पाई, खड़ी पाई। ठीक है। चलो, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका व्यवस्थित प्रयोग होने लगा। जो ब्राह्म चिन्ह है उनका 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही व्यवस्थित रूप से प्रयोग होने लगा। अब ब्राह्म चिन्हों को हम पढ़ते हैं। तो पहला ब्राह्म चिन्ह है पूर्ण ब्राह्म। पूर्ण ब्राह्म का ये चिन्ह होता है, इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसका अर्थ है भली भांति ठहराव, यानी कि रुकना। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? वाक्य के अंत में होता है। प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। राम स्कूल जा रहा है, तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। यह पुस्तक अच्छी है, इसमें भी पूर्ण विराम। हमने प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक जो वाक्य हैं उनके अंत में इसका प्रयोग नहीं होगा। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? दोहा, श्लोक, चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत 1 पूर्ण विराम और दूसरी पंक्ति के अंत में 2 पूर्ण विराम। उदाहरण से समझें, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये पहली पंक्ति है, तो इसके अंत में 1 पूर्ण विराम। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये दूसरी पंक्ति है, तो इसके अंत में 2 विराम चिन्ह, पूर्ण विराम का प्रयोग इसमें हुआ है। और इसका प्रयोग वस्तु या व्यक्ति का सजीव वर्णन करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वह राम सिंह आ रहा है, ये सजीव है, इसके अंत में प्रयोग। गठा हुआ बदन, अंत में प्रयोग। मस्ती भरी चाल, हंसता चेहरा, यानी कि किसी सजीव व्यक्ति का वर्णन इसमें हो रहा है भाई, तो इनके अंत में आप पूर्ण विराम का प्रयोग करोगे।
अब हम ये पूर्ण विराम हुआ, अब अर्धविराम। तो पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा हमें कम रुकना है तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। इसका चिन्ह ये है, ये इसका चिन्ह है। इसका प्रयोग दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इन दो उपवाक्यों को जोड़ते समय जहाँ और शब्द का प्रयोग न हो सके वहाँ हम इसका प्रयोग कर देते हैं अर्धविराम का। तो पहला वाक्य ये है यहाँ तक, और दूसरा वाक्य यहाँ से आगे है। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना जाता है, एक वाक्य। किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया किससे? अर्धविराम से। और इसका प्रयोग दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच किया जाता है, जैसे कि एमए एक उपाधि, दूसरी उपाधि बीएड, तीसरी उपाधि एमएससी। तो इनके बीच इन्हें जोड़ने के लिए ये अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। अब अल्पविराम। अर्धविराम की तुलना में कम रुकना हो वहाँ अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रघु अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा। एक शब्द संपत्ति, इसके बाद अल्पविराम, दूसरी भूमि, इसके बाद प्रतिष्ठा, और फिर है मर्यादा। जो लास्ट शब्द है उसके पहले अल्पविराम का प्रयोग न करके और शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? और शब्द का प्रयोग करते हैं। अब ये शब्द आ जाएं आपके, हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः, वश, अच्छा। तो इन सभी शब्दों से जब वाक्य स्टार्ट होता है तो इन शब्दों के बाद हम अल्पविराम लगा देते हैं। जैसे हाँ, हाँ लिख सकता हूँ, तो हाँ से ये वाक्य स्टार्ट है तो यहाँ अल्पविराम लगा है। नहीं, यह काम नहीं हो सकता, तो नहीं से ये वाक्य स्टार्ट है तो यहाँ अल्पविराम लगा है। इसी तरीके से अतः तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जहाँ इन शब्दों से वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो इनके बाद हमें अल्पविराम लगाना है। वस्तुतः वह पागल है तो वस्तुतः के बाद लग जाएगा। इसी तरीके से अल्पविराम का इस्तेमाल होगा। वाक्यांश उपवाक्य को अलग करने के लिए इसका प्रयोग होता है। विज्ञान का पाठ्यक्रम बदल जाने से मैं समझता हूँ परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा। तो ये एक वाक्यांश यहाँ तक है, तो यहाँ अल्पविराम। दूसरा ये है, मैं समझता हूँ, यहाँ पर अल्पविराम, परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा। इस तरीके से इसका यूज हम करते हैं। और इसका यूज कहाँ करते हैं? संबोधन सूचक शब्द के बाद। रवि तुम इधर आओ, किसी को संबोधित कर रहे हैं, यहाँ रवि को संबोधित किया जा रहा है, रवि तुम इधर आओ। तो ये संबोधित शब्द रवि है तो इसके बाद अल्पविराम का यूज करेंगे। मोहन तुम उधर जाओ, मोहन, मोहन तुम उधर जाओ। एक शब्द हमने, एक वाक्य ये लिया, तो मोहन को संबोधित कर रहे हैं तो यहाँ अल्पविराम हम लगा देंगे। शब्द युग्मों में अलगाव, यानी कि पेयर, शब्दों का पेयर। एक पेयर ये रहा, कल और आज, सच और झूठ, पाप और पुण्य। तो इन शब्द युग्मों को हमें अलग करना है। पाप और पुण्य, तो इनके बीच हमने लगा दिया अल्पविराम। सच और झूठ यहाँ लगा दिया अल्पविराम। पत्र में संबोधन के बाद, जैसे हम पत्र लिखते हैं महोदय, इस तरीके से लिखते हैं तो हमने लिखा महोदय, पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ अल्पविराम। सविनय निवेदन इस प्रकार है, ये डॉट 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 हम ये सब लिख देते हैं। मान्यवर, पूज्य पिताजी। लेकिन जो पत्र के अंत में हम लिखते हैं भवदीय, क्या लिखते हैं? भवदीय, XYZ कोई भी है, यहाँ हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अंकों को लिखते समय इसका प्रयोग 1, 2, 3, 4 ऐसे इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं हम अल्पविराम का। जैसे अब हमें महीने के साथ सन लिखनी है, जैसे अक्टूबर सन 1840, तो महीने के बाद इसका हम प्रयोग करेंगे। सितंबर, सितंबर, यहाँ लगाया अल्पविराम, यहाँ लिखी सन, यहाँ लिखी 1720, कोई कुछ भी है, सन इस तरीके से लिख देते हैं। या फिर शब्द रिपीट हो रहा है, भागो भागो आग लग गई, भागो भागो, ये शब्द रिपीट हो रहा है तो इनके बीच में अल्पविराम हम लगा देते हैं। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ क्या रखा है, तो ये एक प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसके पीछे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। विस्मयादिबोधक, ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है और इसका प्रयोग विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराने के लिए करते हैं। वाह, ये क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह है। आप यहाँ कैसे पधारे? हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया।
और इसका प्रयोग संबोधन सूचक शब्द के बाद, मित्रों अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ ये संबोधन सूचक शब्द है मित्र, और इसके बाद विस्मयादिबोधक साथियों आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है, तो इसके बाद ये विस्मयादिबोधक चिन्ह। और इसका अतिशयोक्ता को प्रकट करने के लिए कभी कभी 2-3 विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर अरे वह मर गया, एक शोक, इसके बाद 2 महाशोक, इसके बाद 3 विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अब हम उद्धरण चिन्ह की बात करें तो उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक हरे उद्धरण चिन्ह और दोहरे उद्धरण चिन्ह। एक हरे उद्धरण चिन्ह का चिन्ह ये है और दोहरा ये वाला है, इस तरीके से। तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किसी के कहे हुए वाक्य या शब्दों का ज्यों का त्यों हमें लिखना है। जैसे तुलसीदास के शब्द हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तुलसीदास के शब्द हैं, ज्यों के त्यों हमने लिखे हैं, तो यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह में इन्हें हम बंद कर देंगे। और एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग पुस्तक का नाम, समाचार पत्र आदि का नाम, लेखक का उपनाम, किसी लेखक का उपनाम लिखना है तो एक हरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे पुस्तक का नाम, समाचार पत्र। वाक्य में किसी शब्द पर जोत देने के लिए, कोई शब्द है उस पर हमें जोत देना है उसके लिए, उदाहरण के भीतर उदाहरण देने के लिए एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो पुस्तक का नाम एक एग्जाम्पल से समझते हैं रामचरितमानस, तो इसे एक हरे उद्धरण चिन्ह के अंदर बंद करेंगे। रामायण, ये भी एक पुस्तक का नाम है, रामायण, तो इसे भी बंद कर देंगे। कोई भी समाचार पत्र है उसके नाम को भी एक हरे उद्धरण चिन्ह के अंदर बंद करेंगे। अब है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये होता है आपका सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म चिन्हों के मध्य इसका प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास और विलोम शब्द और कोई भी रिपीटेड शब्द हैं उनके बीच इसका, जैसे जयपराज है ये विलोम शब्द है, इनके बीच आ गया। लाभ हानि, दो ये पुनरुक्ति तो हो रही है इनकी। राष्ट्रभक्ति, तो ये युग्म शब्द हैं तो इनके बीच इसका प्रयोग किया जाता है। और आपका तुलना सूचक सा सी से, इनसे पहले चांद सा चेहरा, चेहरा कैसा, चांद सा, तो ये तुलना सूचक शब्द है तो इससे पहले। फूल सी मुस्कान, तो सी तुलना सूचक है, इससे पहले। एक अर्थ वाले सहचर शब्दों जिनका अर्थ एक है सहचर हैं, कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा, रुपया पैसा, इनके बीच भी इसका प्रयोग होता है। सार्थक और निरर्थक शब्दों के बीच प्रयोग होता है। अनाप सार्थक है, सनाप निरर्थक है, इनके बीच लगा दिया। उल्टा सार्थक, उल्टा निरर्थक, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं। काम बाम खाना बाना, ये हमने लगा दिया। अब निर्देशक चिन्ह, जो निर्देशक चिन्ह है वो योजक, ये योजक चिन्ह है तो निर्देशक चिन्ह योजक से थोड़ा बड़ा होता है। इसका प्रयोग संवादों को लिखने के लिए करते हैं। रमेश तुम कहाँ रहते हो, तो इसके बीच हमने लगा दिया निर्देशक चिन्ह। कहना, लिखना, बोलना, बताना, इन सभी शब्दों के बाद भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी ने कहा तो कहना के बाद कहा यहाँ लगा देंगे। महेश ने लिखा तो लिखने के बाद यहाँ लगा देंगे। ये निर्देशक चिन्ह यहाँ यूज होते हैं, या फिर किसी प्रकार की सूची के पहले इनका प्रयोग करते हैं। सफल होने वाले छात्रों के नाम, सूची देनी है उनकी, तो उन सूची से पहले ये नाम दे दिए। राजीव, रमेश, मोहन, श्याम, घनश्याम, XYZ कुछ भी नाम दे दिए, तो इनकी सूची देने से पहले हमने इनका यहाँ प्रयोग कर दिया। आपका इसका निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हमने कर दिया। जहाँ किसी भी विचार को विभक्त कर बीच में उदाहरण दिए जाते हैं वहाँ इनका दोनों ओर प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम बाजार से कुछ सामान, बीच में उदाहरण दे दिया सब दाल सब्जी, तो ये दोनों ओर खरीदने गया, दोनों ओर इसका प्रयोग हमने कर दिया। अब बात करेंगे कोष्ठक की, तो कोष्ठक आपके इस तरीके से एक होता है, एक ये कोष्ठक होता है, ये सभी कोष्ठक के चिन्ह हैं। तो कोष्ठक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए पृथक है। ये है क्रिया के भेद, सार्थक क्रिया के भेद सकर्मक और अकर्मक, ये इसका अंग है लेकिन इन्हें अलग रखना है तो ये प्रयोग कर दिया। उदाहरण दीजिए, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए आपकी शक्ति, शक्ति एक कठिन शब्द है, इसे सरल स्पष्ट किया शक्ति, तो इसमें हमने बंद कर दिया, कठिन शब्द को स्पष्ट कर दिया। नाटक में अभिनय निर्देशों को कोष्ठक में रखा जाता है। मेघनाद कुछ आगे बढ़कर, ये निर्देश दे रहा कुछ आगे बढ़कर, इसे इसमें बंद कर दिया। लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। इस तरह विषय, विभाग, सूचक अंकों, अक्षरों को प्रकट करने के लिए, जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं तो इस तरीके से पहला भेद,
फिर यहाँ नाम लिख दो, दूसरा वेद उससे हमें मतलब नहीं, ये तीसरा वेद क्या है, चौथा वेद, इस तरीके से हम कुछ लिखते हैं। तो ये हमने कर दिया। हंस पद या त्रुटिबोधक, तो हंस पद या त्रुटिबोधक ये इसका चिन्ह है। इसमें कोई भी वाक्य में कोई भी शब्द छूट जाता है उसे लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे स्वतंत्रता हमारा, ये यहाँ पर छूट गया, अधिकार है, क्या छूट गया, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये कहाँ लगा देते हैं, जहाँ छूटा है उसके नीचे यहाँ लगा देते हैं और उसको ऊपर लिख देते हैं छूटे हुए शब्द को। इसको यहाँ नहीं लगाएंगे, ऊपर नीचे की तरफ लगाते हैं। रेखांकन, अधोरेखन चिन्ह, ये इसका चिन्ह है, जैसे अंडरस्कोर टाइप। वाक्य में महत्वपूर्ण पद, शब्द, कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ है उसे हम उसके नीचे से लगा देते हैं। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित कृति है, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, गोदान उपन्यास, तो इसके नीचे ये लगा दिया। इस तरीके से लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह यानी कि शॉर्ट में लिखने के लिए ये लाघव चिन्ह का चिन्ह है, संक्षिप्त करने के लिए ये भी है, पूरी लिखी है, इसे संक्षिप्त लिखेंगे तो ये लाघव चिन्ह लगा देंगे। इस तरीके से पटना नगर निगम, इसे संक्षिप्त में लिखना है तो पटना नगर निगम संक्षिप्त में हमने लिख दिया, लाघव चिन्ह संक्षिप्त। लोप चिन्ह, कोई भी अंश हमें छोड़ना है, छोड़ के लिखना है तो लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से ये लोप चिन्ह होता है। उदाहरण, गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई, या मैंने बीच में कुछ छोड़ दिया, लोप कर दिया, हम करेंगे या मरेंगे, ये इसका उदाहरण है। बुलेट, गोली, पॉइंट लगा देते हैं इस तरीके से, महत्वपूर्ण बात कुछ भी लिखनी है पॉइंट लगा लगा के, तो ये इसका है, बुलेट का चिन्ह है। समाप्ति सूचक, जैसे पुस्तक या लेख समाप्त हो जाता है तो उसके एंड में ये चिन्ह लगा देते हैं, ये समाप्ति सूचक चिन्ह है। तिर्यक रेखा, ये जैसे हमें तारीख लिखनी है 21/12/2026, तो ये बीच में जो चिन्ह लगा है ये आपका तिर्यक रेखा है। या फिर राम या की जगह या श्याम, इस तरीके से ये हमने इसका इस्तेमाल कर दिया। कविता की पंक्तियों को अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तुल्यता सूचक और आपका योजक, योजक का ये है तुल्यता यानी बराबर का चिन्ह, इनका प्रयोग संधि में और आपके समास में किया जाता है। जैसे कि विद्या धन आलय, ये एक संधि है, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, बराबर विद्यालय, तो ये जो बीच में ये चिन्ह लगा है ये आपका प्लस योजक है, जोड़ रहा है इन दोनों को, योजक और तुल्यता, ये बराबर, ये तुल्यता सूचक का है, बराबर का चिन्ह। तारक चिन्ह, स्टार को स्टार लगा के लिखते हैं, कोई महत्वपूर्ण बात है, ये स्टार तारक चिन्ह है। ये पुनरुक्ति और अपूर्ण विराम, दो चिन्ह और हैं आपकी। तो पुनरुक्ति चिन्ह आपका क्या है, पुनरुक्ति चिन्ह राम पुस्तक, कोई भी चीज़ हमें रिपीट नहीं करनी, उसके लिए जो रिपीट है उसमें इस चिन्ह को लगाते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है और राम पुस्तक बेचता है, तो ये राम और पुस्तक ये सेम है, तो इसे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये चिन्ह लगा दो पुनरुक्ति वाला, रिपीटेड, और आगे जो सेम नहीं है वो हमने लिख दिया। अपूर्ण विराम, ये इस तरीके से विसर्ग की तरह होता है, लेकिन ये विसर्ग नहीं होता, अलग होता है, विसर्ग की तरह है ये। कोई भी हमें थोड़ा सा विवरण देना है तो इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण विराम चिन्ह थे उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।